हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट एग्जाम बाय अमरेश यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, दोस्तों, आइए हम सभी लोग आज एक नए सीरीज सांख्यिकी के बारे में आज अध्ययन शुरू करते हैं। और यह अध्ययन इकोनॉमिक्स का थर्ड पेपर और बीए सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है उसमें बहुत ही कामगार साबित होगा। हम सभी लोग आज इस सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन करना शुरू करते हैं। यह हम लोगों का पहला सीरीज है। और प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को यह सीरीज पढ़ने से पहले ही ठीक है, आप सभी लोग कापी पेन लेकर के अवश्य बैठें। जब तक आप कापी पेन नहीं लेके बैठेंगे तब तक यह आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाधिक मतलब यह पूरा टॉपिक ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो एक बार पुनः हम सभी लोग एक बार बोलते हैं राधे राधे। और आइए हम सभी लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें गणितीय माध्य में हम लोग केवल आज माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें समांतर माध्य का फुल टॉपिक होगा। ठीक है ना। और जो माध्य होता है यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भाई? समांतर माध्य होगा, गुणोत्तर माध्य होगा और हरात्मक माध्य होगा। ठीक है। और यह जो टॉपिक है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है ना, में आपको बेस्ट होने वाला है। प्लस यूपी टेट और सी टेट में भी यह कामगार साबित होगा। ठीक है ना। लेकिन अब बीए और एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है, बीए भी इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर, जियोग्राफी बीए सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल जो है पूरा स्टैटिक्स है, उस सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की सीरीज चल रही है। तो आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन को उठा लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार पुनः हम लोग बोलते हैं भाई राधे राधे। और आइए सभी लोग इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, एक बार पुनः हम लोग ध्यान देते हैं जो सीरीज है यूजीसी नेट, ठीक है, वहाँ पर ज्योग्राफी सिलेबस के अंतर्गत इस पूछा जाता है। टीजीटी में भी इसका क्वेश्चन आएगा, पीजीटी में भी। ठीक है, और आप सभी लोगों को यूपी टेट और सी टेट, ठीक है ना, केबीएस का और नवोदय के भी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और हम सभी लोग आइए अब शुरुआत करते हैं। आप कॉपी पेन आपने उठा लिया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी के अंतर्गत यह एक टॉपिक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ये क्या होता है? ठीक है ना। आइए कॉपी पेन उठा लीजिए भाई आप लोग। ठीक है ना, नोट करना होगा, सवाल है हल करना होगा। आइए हम लोग जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिए। चलिए भाई ध्यान देते हैं हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। माध्य को, ठीक है ना, माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए माना जाता है क्योंकि संपूर्ण समंक श्रेणी के पद माध्य मूल्य के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। ठीक है ना। कॉपी पेन आप उठा लीजिए, आराम से बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सुन करके जरूर ही इसको हल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, हल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पुनः हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं। माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए माना जाता है क्योंकि संपूर्ण समंक श्रेणी के पद माध्य मूल्य के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। ठीक है, और एक ही डिफिनेशन आगे और है नोटेड कॉमे में, आप उससे पुनः लिखेंगे। माध्य वह मान है जो श्रेणी के समस्त समंकों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि वीडियो फास्ट चल रहा हो तो आप इसको पॉज करके अब रोक रोक करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर आइए हम लोग ये भी जानते हैं जो इस माध्य है, ठीक है ना, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसको प्रतिनिधि मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रतिनिधि
प्रतिनिधि मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसको क्या कहते हैं, प्रथम दर्जे का, जी हाँ क्या कहते हैं भाई, प्रथम दर्जे का औसत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रथम दर्जे का औसत कहते हैं। और अगली बात, तीसरा इसका एक नाम और है, वह नाम क्या है, उसका नाम है स्थान संबंधी माप। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोगों ने देखा कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उसका 3 नाम है। क्या क्या नाम है भाई, पहला नाम है प्रतिनिधित्व मूल्य, दूसरा नाम है प्रथम दर्जे का औसत, तीसरा है स्थान संबंधी माप। ठीक है प्यारे साथियों, हम लोगों का सीरीज धीरे धीरे उस ओर पहुंच रहा है कि जिस चीज को हम लोग न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को हल करने के लिए हम लोगों को सबसे जो इसका माप होता है वह होता है गणितीय माध्य। क्या होता है भाई, गणितीय माध्य होता है, ठीक है ना। इस मैथमेटिकल एवरेज में सबसे पहले समांतर माध्य होता है। जी हाँ क्या होता है भाई, समांतर माध्य होता है। और जो समांतर माध्य होता है अर्थात गणितीय माध्य में सबसे पहले समांतर माध्य, ठीक है ना। अब इस समांतर माध्य में हम लोग समांतर माध्य, ठीक है ना, उसके बाद हरात्मक माध्य होता है, उसके बाद गुणोत्तर माध्य होता है, ठीक है ना। तो जिसमें हम लोग ये दोनों नहीं पढ़ेंगे, केवल समांतर माध्य के बारे में आज अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई, समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए प्यारे साथियों, कॉपी पेन आप नहीं निकाले होंगे तो पुनः एक बार निकाल लीजिए, जिससे कि आपको सुगमता पूर्वक इस टॉपिक को समझ में आ जाए। ठीक है, गणितीय माध्य में सबसे पहले समांतर माध्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समांतर माध्य को अंक गणितीय माध्य भी कहते हैं, मध्यक कहते हैं, माध्य कहते हैं, औसत कहते हैं। शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्या कहते हैं भाई, पुनः सुनते हैं हम लोग, समांतर माध्य, मध्यक, माध्य, औसत। अंग्रेजी में इसे अर्थमेटिक एवरेज कहते हैं, मीन कहते हैं और एवरेज कहते हैं। ठीक है, आइए हम सभी लोग इसका एक डिफिनेशन लिखते हैं। सेक्रिस्ट एक अर्थशास्त्री हैं जो सांख्यिकी विद कहे जाते हैं, इन्होंने एक डिफिनेशन दिया है, इन्वर्टेड कामे में, आप सभी लोग नोट कर लेंगे। एक समंक माला के, ठीक है, एक समंक माला के पदों के मूल्यों के जोड़ में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, माध्य कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, एक बार पुनः छूटा हुआ तो आप सुन करके लिख सकते हैं। एक समंक माला के पदों के मूल्यों के जोड़ में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या माध्य कहलाती है। किसका डिफिनेशन है भाई, सेक्रिस्ट का है, ठीक है ना। अब ये जो माध्य या मध्यक होते हैं, ये 2 प्रकार से हल किए जाते हैं, एक सरल मध्यक से, दूसरा भारित मध्यक से। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले हम लोग सरल मध्यक अर्थात सरल माध्यक की सहायता से हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोगों को वेरी चीज 3 चीज जानना है। 3 में से पहले 2 चीज हम लोग जानते हैं। 2 चीज में क्या है भाई, पहला है श्रेणी। जी हाँ, क्या है भाई, श्रेणी एक सीरीज होती है, ठीक है ना। इस सीरीज में 3 तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। पहला व्यक्तिगत श्रेणी, जी हाँ क्या होगा भाई, व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है। दूसरा जो होगा वह खंडित होगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा, वर्गीकृत होगा। अब ये आपको 3 तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। समांतर माध्य को हल करने के लिए 3 तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, और इन तीनों तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे तो आंसर सबका बराबर आएगा, ठीक है ना। हल करने के लिए अब विधि की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है भाई, विधि की जरूरत होती है। विधि कौन कौन सी होती है, तो विधि देखिए 3 होती हैं। तो जो पहला व्यक्तिगत है, इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा भाई, एक तो प्रत्यक्ष विधि जिसे हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं,
दूसरी होती है लघु रीति। कौन होती है भाई? लघु रीत, जिससे हम लोग शॉर्टकट कहते हैं। अब उसके बाद खंडित की बात करते हैं हम लोग, वर्गीकृत की बात करते हैं, तो वहाँ पद विचलन विधि होती है। तीसरा कौन सा होता है भाई? पद विचलन। ठीक है ना? तीसरा कौन सा होता है? पद विचलन। तो आज हम सभी लोग इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत इन तीनों विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसलिए आप पुनः यदि कॉपी पेन नहीं उठाए हैं तो प्लीज़ आप ले लीजिए, ठीक है? जब तक नोट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हम लोगों ने समझ लिया भाई श्रेणी क्या होती है और विधि क्या होती है। एक एक श्रेणी में प्रत्येक विधियों का उपयोग करते हुए हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन एक ही रहेगा और उसको हम लोग 3 विधियों से हल करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भाई। जब सरल से हल करेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी होगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी किसे कहते हैं? जब पदमाला में प्रत्येक पद के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी की हुई हो तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। प्रत्यक्ष जानकारी मतलब डायरेक्ट, ठीक है ना? अब इसमें जो विधि लागू होगी, हम पहला विधि पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इस डायरेक्ट मेथड को हल करने के लिए समांतर माध्य का सिंबल है एक्स, एक्स के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। ये किसका सिंबल होगा भाई? यह समांतर माध्य का सिंबल होगा, ठीक है ना? तो समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यक्ष रीति का ये सूत्र है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा यम बाई एन, ठीक है ना? सिग्मा का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, ये जब सभी संख्याओं का योग का सिंबल है, ठीक है ना? सब ऑफ एडिशन, ठीक है ना? सभी संख्याओं का योग है, मतलब जब हम सभी संख्याओं का योग लिखते हैं तो उसके आगे सिग्मा का उपयोग हो जाता है। इसलिए बता रहा है कि यम जो है सभी संख्याओं का योग है, ठीक है? हम लोगों ने एक चीज और पढ़ लिया होगा। क्या पढ़े होंगे भाई? कुल पदों का योग। क्या पढ़े होंगे हम लोग? कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, ऐसा हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो यही चीज ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो आइए भाई सूत्र हम लोगों ने जान लिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दिया गया है कि 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना? सांख्यिकी का पेपर देते हैं। तो मान लीजिए भूगोल का भी पेपर दे रहे हैं, तो सांख्यिकी का ये टॉपिक चल रहा है इसलिए सांख्यिकी रखा गया है कि 10 विद्यार्थी हैं और सांख्यिकी का वो पेपर देते हैं, ठीक है ना? सांख्यिकी का वो पेपर देते हैं और उन लोगों का जो नंबर है 10 लोगों का इस प्रकार से है। एक लड़के का 25 है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक लड़के का 25 है, इसके बाद दूसरे का 28 है, तीसरे का 32 है, चौथे का 26 है, ठीक है? और 38 है, फिर उसके आगे वाले का 35 है, फिर आगे वाले का 24 है, फिर आगे वाले का 23 है, ठीक है? और आगे वाले का कितना है भाई? 20 है, फिर उसके आगे वाले का 40 है। ये 10 विद्यार्थी हैं, इन लोगों का इस प्रकार से अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? जब ये इस प्रकार से अंक प्राप्त हुआ है तो हम हल कैसे करेंगे भाई? तो इसको हल करने का मतलब यह है कि जितने भी अंक हैं इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 25 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 26, ठीक है ना? फिर प्लस 38, ठीक है? प्लस 35 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 40, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? आप कापी पेन उठा लीजिए प्यारे दोस्तों, आप इन सभी को जोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? जोड़ने के बाद कितना मिलता है हमें भाई? जोड़ लेते हैं तो हमें मिलता है 291, ठीक है ना? अब ये पूरी संख्या कितनी है? संख्या कितनी है भाई? 10 है। अब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 29.1 हो जाएगा, ठीक है ना? अब यही 29.1 इसका क्या हो जाएगा? एवरेज होगा। क्या होगा भाई? एवरेज होगा, औसत होगा, ठीक है? समझ में आया?
नहीं आया तो इस वीडियो को रोक करके बैक करके पुनः देख लीजिए, ठीक है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, पुनः समझ लेते हैं। अच्छा, 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों का अंक क्रमशः है 25 है, 28 है, 32 है, 26 है, 38 है, 35 है, 25 है, 23 है, 20 है, 40 है, ठीक है। अब या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए कि ये अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। यदि टीचर को एक एवरेजिंग सबको नंबर देना हो तो कितना नंबर देगा, तो वह कितना नंबर देगा भाई, 29.1 नंबर ही तो देगा, तभी न सबका बराबर होगा। यही होता है समांतर माध्य। शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, आइए अब हम सभी लोग देखते हैं अब लघु रीति। क्या देखते हैं भाई, लघु रीति, ठीक है ना। वहाँ हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट रीति, अब हम लोग देखेंगे लघु रीति। लघु रीति में मतलब क्या होता है, इसे हम लोग अंग्रेजी में शॉर्टकट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शॉर्टकट कहते हैं। और ये शॉर्टकट क्या होता है भाई, इसको ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट के बारे में आप सभी लोगों को जानने के लिए क्या करना जरूरी है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट में जो सभी संख्याओं को हम लोगों ने जोड़ा था, जो 25 थे, जितनी 10 संख्याओं को हम लोग क्या किए थे भाई, योग किए थे, तो योग कितना आया था, 291 आया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ शॉर्टकट का मतलब ये हो गया अब उन संख्याओं को जोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं हम लोग उसी संख्या को। हम लोग देखिए 25 है, 28 है, ठीक है ना। कितना है भाई, 25 है, दूसरा क्वेश्चन यही है, 25 है, 28 है, 32 है, 26, 38, 35, 24, 23, 20 और 40, यही संख्या थी ना, 25, 28, 32, ठीक है ना। मिला लीजिए 25, 28। क्वेश्चन नंबर 1 वही है, विधि केवल बदली हुई है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग अब विधि लघुरीति के द्वारा हल करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वही 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। वो विद्यार्थी 10 हैं जो अलग अलग नंबर पाते हैं। जो पहला विद्यार्थी वह 25 नंबर पाता है, दूसरा 28, तीसरा 32, अगला 26, उससे अगला 38, उससे अगला 35, उससे अगला 24, उससे अगला 23, उसके बाद 20 और सबसे लास्ट में जो विद्यार्थी है वह 40 नंबर पाता है। तो अब हमने पहली विधि में क्या पढ़ा था कि सभी को जोड़ लिए थे, ठीक है ना। अब सभी को हम लोगों ने क्या कर लिया था भाई, जोड़ लिया था। अब यहाँ हम लोगों को सभी को जोड़ना नहीं है, तो आइए हम सभी लोग हल करते हैं। अब सभी को हम लोग लिख लेंगे, 25 है, 28 है, 32 है, 26 है, 38 है, ठीक है ना। आप भी आराम से नोट कर लीजिएगा, जैसे से हल किया जाएगा वैसे करिएगा। 24 है, 23 है, 20 है, 40 है। अब इसको हम लोगों ने एक बॉक्स बना लिया, ये क्या हो गया भाई, प्राप्तांक हो गया। अब हमें यहाँ पर एक चीज मान लेना, क्योंकि जोड़ना अब नहीं है, तो हम कल्पना करेंगे, ध्यान से समझिए, हम कल्पना करेंगे, इसमें से एक मान लेते हैं कोई कल्पित माध्य, कल्पना करेंगे तब, कल्पना कर लीजिएगा। तो कल्पना करने से पहले कुछ विशेष बात दीजिएगा, इसमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का ज्ञान हो लेना पहले बहुत जरूरी है। जब तक हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को नहीं पहचानेंगे तब तक हल करने में दिक्कत होगी। तो देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या कौन है भाई, 20 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 40 है, ठीक है ना। तो इस छोटी और बड़ी के बीच की संख्या रहे तो सबसे बेस्ट होता है वही, ठीक है ना। लेकिन फिर भी नहीं है तो कोई एक इसमें से मानेंगे, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो जैसा कि पहले से हम इसमें 20 मान कर रख लिए हैं, इस 20 वाले को हम लोग मान लेते हैं। तो कल्पित माध्य को क्या कहा जाता है भाई, 20। कल्पित माध्य को अंग्रेजी में
ए कहा जाता है और हम लोगों ने इसको 20 मान लिया। अब कल्पित माध्य ज्ञात कर लेने के बाद हम विचलन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं भाई? विचलन। विचलन इस जो प्राप्तांक है इसको एक्स कहते हैं या यम भी या ए भी कहते हैं, ए भी कहते हैं यम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्स यहाँ पर हम लोग मान लिए इसको। अब इसको कैसे हल करेंगे? जैसे ही डी एक्स मतलब विचलन ज्ञात किया जाता है तो ये जो यक्स है मतलब पहले पद प्राप्तांक में हम कल्पित माध्य घटाते हैं। अब ये 25 है ये 20 है, ठीक है ना। घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा। 28 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब 32 में से सबको हम घटाते चलेंगे। क्या करेंगे भाई? घटाते चलेंगे। 32 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा भाई? 12 बचेगा। 26 में से 20 घटाएंगे 6 बचेगा। 38 में से 20 घटाएंगे 18 बचेगा। 24 में से 20 घटाएंगे 4 बचेगा। 23 में से तो 3, 20 में से घटाएंगे 20 तो 0, उसके बाद 40 में से 20 घटा देंगे 20 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 91 आएगा। कितना आएगा भाई? 91 आएगा। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यदि नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने जोड़ लिया तो ये क्या बता रहा है हमें? सिग्मा डी यक्स बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? सिग्मा डी यक्स। सिग्मा का मतलब ही ये हो गया हम लोग 5, 8, 12, 6, 18, 4, 3, 0 और 20 को जोड़ लिया, मतलब सभी संख्याओं को योग को ही कहा जाता है सिग्मा, ठीक है। हम लोगों ने जोड़ लिया भाई, आ गया n कितना? 91। आइए अब हम लोग हल करते हैं, सूत्र पर रखते हैं। सूत्र हमारा बता रहा है कि कल्पित माध्य मतलब यक्स या ये, ठीक है ना। यहाँ यक्स लिखेंगे या ये ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन, यही तो सूत्र था। कल्पित माध्य हम लोगों ने कितना मान लिया? 20। सिग्मा डी एक्स कितना आ गया? 91। संख्या कितनी है? 10। 10 का इसमें भाग देंगे तो 9.1 होगा, ठीक है ना। अब इस 20 में 9.1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 29.1। क्या पहला जो डायरेक्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को हम लोग हल किए थे तो 29.1 आया था? जी हाँ आया था। तो इसमें भी कितना आया है? इतना आया है। इसलिए क्या हुआ भाई? हमारा सही हुआ, ठीक है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रोक करके दोबारा आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा, ठीक है। श्रेणी के बारे में देखा। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होगा? केवल संख्या होगी, ठीक है ना। क्या होगा भाई? केवल संख्या होगी, ठीक है ना। चाहे 10 लोगों का हो 20 लोगों का है, संख्या होगी। इन्हीं संख्याओं को केवल हम संख्या, ध्यान दीजिएगा व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है ना। तो व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है इसको पुनः देख लीजिएगा। कभी 10 लोगों का अंक मिल जाएगा, ठीक है ना, या प्राप्तांक इसे कहते हैं, या मजदूरी हो जाएगी, ठीक है ना। इन सभी को क्या पूछा जाएगा? औसत पूछा जाएगा, ठीक है ना, या वेतन होगा, ठीक है ना। अंक, मजदूरी, वेतन, यही सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाएगा। या लंबाई हो जाए कि 10 लोग हैं 10 लोगों की लंबाई इतनी इतनी है, ठीक है ना। या वजन पूछ लिया जाए कि 10 लोग हैं सभी लोगों की वजन इतनी है। या उम्र या वर्ष पूछ लिया जाए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 या 15, 5 जितने भी होंगे इन सभी लोगों का पूछा जाएगा। तो आप इन सभी के लिए क्या करेंगे? केवल ही पदों का योग बटे पदों की संख्या, केवल उसमें यही दिया होगा, ठीक है ना। अब आइए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग खंडित श्रेणी। क्या पढ़ते हैं भाई? खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन का तरीका ही चेंज हो जाएगा, जिससे आपको पकड़ने में सुविधाजनक हो जाएगी कि श्रेणी होती क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम लोगों ने देख लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी में क्या होगा भाई? पहले पद होगा, उसके बाद आवृत्ति होगी, ठीक है ना। पद होगा और आवृत्ति होगी, ये दो चीज इसमें दिया रहेगा,
ठीक है ना। उसमें केवल पद दिया रहता था, यहाँ पद और आवृत्ति अब दो चीज हो जाएगी, ठीक है ना। व्यक्तिगत में केवल पद, अब खंडित में हम लोग चलेंगे तो पद और आवृत्ति दोनों होगी, ठीक है ना। अब इसमें सूत्र थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा यम यफ बाई यन या सिग्मा यम यफ बाई सिग्मा यफ, ठीक है ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। खंडित श्रेणी का, ठीक है ना, डायरेक्ट विधि से, ठीक है ना, हम लोग ये डायरेक्ट विधि का हल करना शुरू करेंगे। डायरेक्ट विधि व्यक्तिगत श्रेणी में ये सूत्र है, क्या है भाई, समांतर माध्य बराबर सिग्मा यम यफ बाई यन या सिग्मा यम यफ बाई सिग्मा यफ, ठीक है ना। इस सूत्र को नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन नोट कराते हैं आपको, ठीक है ना। नोट कर लिया आप लोग। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ये अवश्य बताएंगे, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों के कमेंट बॉक्स देखना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपने इस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या ये भी सुझाव दीजिएगा कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको लाइव या इस वीडियो के माध्यम से और तरीका अपना के दूसरे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो सभी प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर आप बताएं कि नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब पढ़ेंगे खंडित श्रेणी, ठीक है ना। खंडित श्रेणी में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष रीति, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। और डायरेक्ट मेथड का सूत्र है सिग्मा यम एफ बाई एन या सिग्मा यम एफ बाई एफ, सिग्मा एफ, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पहुंच गए ना। क्वेश्चन यह है कि पद है मान लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पर आवृत्ति। तो एक मिनट और ध्यान दीजिएगा। पद को हम लोग यक्ष कहते हैं, ठीक है ना, या कहीं कहीं आपको यम भी होगा, यम भी लिखा रहेगा। और आवृत्ति को हम लोग यफ कहते हैं, यफ का मतलब फ्रिक्वेंसी। अब इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब यफ ये 10 हो गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन है 10 और 14 है, नोट कर लीजिए आप लोग। 15 और 18 है, ठीक है। फिर यही नीचे लिख रहे हैं हम लोग, नीचे 20 बाई 20/20 है, ठीक है। फिर 25/16 है। फिर 30 के नीचे 12 है, ठीक है। नोट करते चले जाइए आप लोग। 25 के नीचे 6 है और 40 के नीचे 4 है। मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या भाई, ये क्वेश्चन है कि प्राप्तांक दिया हुआ है, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो जो प्राप्तांक है इसका मतलब यह कि जो 5 अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 10 लोग हैं। और 10 नंबर पाने वाले 14 लोग हैं, ठीक है। और 15 नंबर पाने वाले कितने हैं, 18 हैं। 20 नंबर पाने वाले 20 हैं। 25 नंबर पाने वाले 16 हैं। 30 नंबर पाने वाले 12 हैं। 35 नंबर पाने वाले 6 हैं। 40 नंबर पाने वाले 4 हैं, ठीक है ना। 5 पाने वाले 10, 10 पाने वाले 14 और 40 पाने वाले 4 हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या करें कि सबका अंक है वह एक समान हो। और टीचर जैसे मान रहा है कि 4 लोगों को मैंने 40 दे दिया, वो लोग तो फेल हो रहे हैं। तब ऐसा क्या किया, जो ज़्यादा है उसको कम कर दिया है, जो कम है उसको ज़्यादा, अर्थात एक रेशियो में इसको कैसे नंबर दें। तो एक एवरेज जो होता है वही होता है समांतर माध्य। तो उसको हल कैसे हम लोग करेंगे, आइए इस सभी को हल करते हैं, ठीक है ना।
तो जैसा कि इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ नोट कर लिया है, ठीक है ना। ये यम है, ये अफ है, तो यहाँ पर क्या क्या आता है, यम और अफ का गुणा कर देते हैं। इसका गुणा करके यहाँ लिख देंगे, इसका गुणा करके यहाँ, सबका गुणा करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे गुणा कर लीजिए भाई, 5 का 10 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, 10 का 14 में गुणा करेंगे 140 हो जाएगा, 15 का 18 में गुणा करेंगे 270 हो जाएगा, 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, 25 का 16 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, 30 का 12 में गुणा करेंगे 336 हो जाएगा, 35 का 6 में गुणा करेंगे 210 हो जाएगा, 40 का 4 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों ने जोड़ लिया, आज कितना हो गया भाई, 1990 हो गया। अब ये कितना हो गया, 100 हो गया। सूत्र क्या कह रहा है भाई, सिग्मा एफ एफ या यम एफ वाई यन, तो 1900 कितना आ रहा है भाई, 90 आ रहा है, और फ्रिक्वेंसी कितनी है 100, इसको कर दीजिए, बचा 10, तो 19.9 हो जाएगा। यही तो आंसर था, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया भाई, ये आंसर हो गया। किस विधि से, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी के हम लोग प्रत्यक्ष रीति से देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी श्रेणी को, इसी श्रेणी के इसी क्वेश्चन को अब विधि हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसी वीडियो को हम लोग लघु रीति द्वारा देखेंगे। क्या करेंगे भाई, लघु रीति द्वारा देखेंगे। अब लघु रीति के द्वारा देखने के लिए सूत्र होता है कल्पित माध्य प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एफ डी एक्स बाई एन होता है, ठीक है ना। फिर से हम लोग लिखते हैं भाई लघु रीति, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड। समांतर माध्य का सूत्र होता है कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग हल करते हैं। जैसा कि भी हम लोगों ने पुनः देखा था कि जो यम था, यफ था, इन दोनों का हम लोगों ने गुणा कर लिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ गुणा करना नहीं है, गुणा करेंगे तब तो डायरेक्ट हो जाएगा, गुणा ही नहीं करना है। अब गुणा ही नहीं करना है तो क्या करना है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब ये जो हमारा यम है, ठीक है ना, इसी में कल्पना द्वारा हमें कल्पना द्वारा माध्य ज्ञात कर लेना है। चलिए भाई कल्पना द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 5। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 40। अब इसके बीच की संख्या को लेना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 20 ले लिया है। कल्पित माध्य बराबर के लिए क्या लिया गया भाई, 20 लिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या ज्ञात करते हैं, विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन क्या होता है भाई, dx होता है। सूत्र क्या होता है, यम माइनस ए, ठीक है ना। यम कितना है, 5 है, और माइनस ए कितना है, 20 है, ठीक है ना। तो 5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -15, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं 15 -15, ऐसे ही -10 -5 0 5 10 15 20। इसी प्रकार से इन सभी यम वालों को हम क्या करेंगे भाई, ए से घटा देंगे। जितना भी ये यम वाला है, ठीक है ना, उसमें हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, तो क्या हमारा बचेगा, dx बचेगा, विचलन मिल जाएगा। ये जो विचलन मिल गया है, ठीक है ना। अब ये विचलन जैसे ही मिल जाता है तो हम एफ वाले से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, गुणा कर देते हैं, तो ये एफ डी एक्स हो जाता है। तो अब चलिए भाई गुणा कर लेते हैं। 15 और 10 कितना हो जाएगा भाई, 150, ठीक है ना। 15 दहा में 150, 10 40 कितना है, 140, 18 पच्चे 90, 20 0, 16 पच्चे 80, 12 दहा में 110, 6 पंचे 15 छक्का 90, और 20 चौका 80। ये सभी हम लोगों ने गुणा कर लिया, ठीक है ना।
अभी गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो ये जो माइनस माइनस वाले हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं एक तरफ रखेंगे। तो 150 माइनस 140 माइनस 190, तो ये माइनस माइनस एक में जुड़ जाएंगे। तो इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं भाई। 0 5 4 9 9 8 18, एक 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 2 और 280 हो गया, 380 हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया भाई, 380 हो गया। अब इधर जोड़ लेते हैं तो 0, ठीक है, 8 8 8 16 जोड़ लीजिएगा। आप भी कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है ना। हो सकता है हमें जोड़ने में गलत हो जाए तो आप भी जोड़ते रहिएगा, ठीक है ना। जोड़ते रहेंगे तो आपको भी सही रहेगा। तो चलिए भाई हम लोग जोड़ लेते हैं। 9 8 8 10 19 19 8 कितना हो जाएगा भाई, जोड़ लिया। 8 2 10, ठीक ना। 9 8 17 जोड़ देने के हो जाएगा 27, ठीक है। 27 के साथ हाथ में लगा 2 और इधर 1 है तो हो जाएगा यहाँ पर 3, मतलब 380 माइनस 200 370, तो बचेगा कितना 10, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, इसलिए क्या बचेगा भाई, -10 बचेगा, ठीक है। तो सूत्र हमारा क्या कह रहा है, कल्पित माध्य हम लोगों ने 20 मान लिया। सिग्मा एन डी माइनस ये कितना आ गया, सिग्मा एफ डी एक्स बाई कितना आ गया 10, और संख्या कितनी है भाई, मतलब बारंबारता कितना है, वह 100 है। तो ये कितना कटेगा भाई, बोलिए आप लोग, -0.1 हो जाएगा। तो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -0.1, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 19.9 हो जाएगा। यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो क्या इसके पहले इतना आंसर आया था, हाँ आया था, इसलिए भी क्या होगा, अभी इसको जोड़ घटा लीजिएगा। आपको कमेंट करके बोलिएगा, आपको पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है ना। आप नोट करना चाहते हैं, यदि नोट कहीं छूट जाएगा तो आप सीखते रहिए और आपको हम पीडीएफ भी भेज देंगे, ठीक है ना। आइए भाई हम लोग अगली विधि की ओर चलते हैं। अगली विधि है पद विचलन रीत, ठीक है ना, पद विचलन रीत। क्वेश्चन वही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर यह है, एक चीज ही अंतर है, ठीक है ना, बाकी सब वैसे ही है। आप इसमें किया क्या गया है, ये संख्या आप सभी देख रहे हैं, 15 है, 10 है, ठीक है ना। इन सभी संख्या में हम लोगों ने 5 का भाग दे दिया है। तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 0 से 0, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, बस यही परिवर्तन किया गया है, ठीक है ना। यही छोटा कर दिया गया, बस ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद गुणा किया गया है, आ गया है -2, तो -2 है। सूत्र में आगे बढ़ाया क्या गया है, a/i कर दिया गया है। यही जो 5 घटाया गया है, 5 यहाँ गुणा कर दिया गया है। 20 कल्पित माध्य जैसे इसमें माना गया था वैसे इसमें माना गया है, ठीक है ना। यहाँ से 2 आ रहा है ये, तो यहाँ पर 2 रख दिया गया, बटे 100, 100 है यहाँ, 100 है यहाँ, ठीक है ना। ये है, तो इसको हम लोगों ने नीचे रख दिया है। तो ऊपर से चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, 1 2 है तो 50 हो गया, ठीक है ना, गुणा कर दिए ऊपर, और 50 और 10 हो गया तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, ठीक है ना, मतलब 10 में जाएगा। तो अब वहाँ पर हो गया -1 में आएगा, तो घटा देंगे, -20 में से -01, तो कितना हो जाएगा 19.19। तो ठीक हम सभी लोगों ने इसे व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है ना, बाकी का चीज़ वीडियो लंबा होता जा रहा है तो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार इस वीडियो को रोक करके पॉज करके देखेंगे, आपको अवश्य समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने केवल व्यक्तिगत श्रेणी का अध्ययन किया है, ठीक है ना। किसका भाई, व्यक्तिगत श्रेणी में 3 क्वेश्चन हम लोगों ने 3 विधियों का भी हल किया है, ठीक है ना। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम लोगों ने 3 श्रेणियों का अध्ययन किया है, ठीक है ना। और उसके बाद
दूसरा हम लोगों ने अध्ययन किया है खंडित श्रेणी, ठीक है ना। जो तीसरी श्रेणी है, आज हम लोगों ने 2 श्रेणी का अध्ययन किया है, ठीक। तीसरी श्रेणी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।